तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आरआरबी टेक्नीशियन या फिर जेई की तैयारी कर रहे हैं और आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को लेकर बड़े परेशान हैं क्योंकि आपका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो भाई चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। सारी तैयारी करा दूंगा बेहतरीन तरीके से साइंस में। मेरा टारगेट आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स को अचीव करवाना है साइंस में। लगे रहो मेरे साथ, वीडियो देखते रहो। एक प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट के अंदर सारे एपिसोड आने शुरू हो गए। ये एपिसोड 3 है। एपिसोड 1 लगाओ, एपिसोड 2 लगाओ और एपिसोड 3 है। यकीनन अगर आपने सारे एपिसोड देख लिए ना तो इस बार हल्ला बोल दोगे आप 40 आउट ऑफ 40 के लिए। लग जाओ जल्दी से जबरदस्त। आपको बता दूं, आरआरबी एएलपी 2018 का मैंने क्वालिफाइड किया था अजमेर जोन से। प्री मेन साइको सारा क्लियर था। ठीक है, तो मैं आपको बेहतर तकनीक और बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक बच्चे का वीडियो मेरे सामने आया था। उस बच्चे ने कहा था, इंटरव्यू दिया था एएलपी का एग्जाम देने के बाद, कि बिल्कुल भी यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहिए, वहां पर गाइड मिसगाइड करते हैं और जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं वो अपने हिसाब से क्वेश्चंस कराते हैं और कहते हैं कि हमारे उसमें से ही आएगा दावे के साथ। तो मैं ऐसा दावा बिल्कुल नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि आरआरबी ने जितने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं चैप्टर वाइज, मैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं। तो आपको इससे डबल बेनिफिट मिलेगा। एक तो ये आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, दूसरा आपको ये भी पता लग जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। मतलब सब कुछ आप सीख लोगे। तो मैं ऐसा नहीं है कि अपने पास से सिंपल से क्वेश्चन बना के आपके सामने रख दिया एक पीपीटी और उसी को समझा दिया। नहीं भाई, मैं वो सारे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जो आरआरबी ने अपने प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो या फिर जेई का हो या फिर टेक्नीशियन का हो या फिर एएलपी का हो। तो मजे की बात यह है कि क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं वो सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी ने जो अपने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं डिफरेंट एरियाज में, उन सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 आप देख लो मेरे साथ साथ। मजा आ जाएगा। लगा दो, अच्छे से लगाओ और मेहनत करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि मैं भी आपके सामने मेहनत कर रहा हूं। तो आप बेइंतहा तरीके से मेहनत करें। क्वेश्चन पहला यह बनता है, निम्न में से कौन एक अर्धचालक है? अर्धचालक, देखो आपको बता दूं, अर्धचालक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसको। अर्धचालक कौन कौन से होते हैं तो आपको बता दूं, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ये अर्धचालक है। कौन कौन से? सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये अर्धचालक है। इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो सिलिकॉन का होता है। सोलर पैनल आपने देखे होंगे अपने घरों की छत पर लगवाए भी होंगे, वो भी सिलिकॉन के बने हुए होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये। आरआरबी रांची में पूछा गया था सीसीटीसी और जेसी के अंदर 2006 में। क्या क्वेश्चन पूछा? निम्न में से कौन एक अर्धचालक है? तो भाई देख लो, सिलिकॉन और जर्मेनियम को तलाश करने की कोशिश करो तो सिलिकॉन ऑप्शन सी के अंदर है, यही इसका सही जवाब होगा। मजा आया ना? आगे चलो। एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप कहते हैं। देखो आईसी चिप का आपने नाम सुना होगा। ये एकीकृत परिपथ के नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड C4 सर्किट। तो आईसी चिप की बात कर रहे हैं तो हमसे कह रहा है एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों का एक समूह है जो डैश 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 से बना होता है। तो बताओ, जो आईसी चिप बनी हुई होती है वो किसकी बनी हुई होती है? भाई वो भी सिलिकॉन की ही बनी हुई होती है। जितनी भी चिपा होती हैं ये सब सिलिकॉन की बनी हुई होती हैं। तो तलाश करो कहां है ऑप्शन में सिलिकॉन। तो सिलिकॉन बी ऑप्शन के अंदर है। तो भाई यही आपका सही हो जाएगा। देख लो, आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट स्टेज में पूछा गया था 2016 में जो एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का। तो मजे की बात नहीं है। मैं वो सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पीवाईक्यूज हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में आरआरबी ने अपने डिफरेंट बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा, बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाएंगे। मैं इसीलिए ऐसा नहीं किया है कि मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस उठाए और मैंने एक छोटी सी पीपीटी बना के आपको समझा दी और आपको रटा दी। मैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में आपको हर एक क्वेश्चन दिमाग के अंदर घुस दूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। तो ये वाला बात आपको क्लियर हो गई होगी। जो आईसी चिप बनी हुई होती है वो सिलिकॉन की बनी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, मजा भी आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जितना हो सके अपने दूसरे दोस्तों तक वीडियोस का लिंक भी शेयर करें। क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 3, परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कहां पूछा गया? आरआरबी चेन्नई बंगलोर के अंदर परीक्षा हुई थी 2002 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा है? क्योंकि ये क्वेश्चन कोस फाई के ऊपर है, जिसकी वैल्यू होती है आर अपॉन जेड। कोस फाई इज इक्वल टू होता है आर अपॉन जेड। आपसे कह रहा कि परिपथ का जो शक्ति गुणक है, जिसको आप कोस फाई कहते हो, हिंदी में इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, शक्ति गुणक। अब इसको इंप्रूव करना, तो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूं। इसको इंप्रूव करने के लिए आपको एक अच्छी वैल्यू का कैपेसिटर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता जो एलसीआर परिपथ होते हैं, एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर और आर मतलब रेजिस्टेंस, जब इनको आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो आपको ये पता होगा, जब इसके पास वोल्टेज इसके वोल्टेज के बराबर हो जाता है तो परिपथ के अंदर होता क्या है? अनुनाद हो जाता, रेजोनेंस हो जाता। और जब रेजोनेंस होता है तब उस कंडीशन में कोस फाई जो होता है वो आर अपॉन आर के बराबर हो जाता है, मतलब पावर फैक्टर हो जाता है 1। तो पावर फैक्टर 1 का मतलब यही हो गया कि फाई की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 डिग्री। तो आप एक बात याद रखें, अगर पावर फैक्टर इंप्रूव कराना ही है तो आपको रेजोनेंस कराना पड़ेगा, और उसके लिए आपको एक उचित वैल्यू का संधारित्र इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तो हमसे यही पूछा, परिपथ का शक्ति गुणक परिपथ को सम्मिलित करने, परिपथ में सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना, संधारित्र को आपको ऐड करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं कैपेसिटर। क्लियर है ये वाली बात? अगर क्लियर हो गई तो अगले क्वेश्चन की तरफ को चलो। 3 का आंसर हो गया ए। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में एमओएस का पूर्ण रूप क्या है? एमओएस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो चौथे का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 5वां देखो, किसी डायोड का फॉरवर्ड प्रतिरोध होता है। फॉरवर्ड प्रतिरोध आपको पता है, अगर आपके पास पीएन जंक्शन डायोड है, आपके पास पीएन जंक्शन डायोड है, तो आप पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हो और एन को निगेटिव से कनेक्ट करते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप इसको फॉरवर्ड बना रहे हो। क्या बना रहे हो? फॉरवर्ड। तो जब फॉरवर्ड बनाते हो तो करंट फ्लो करके जाती है, करंट फ्लो करके जाती है। तो करंट तभी फ्लो करता है जब रेजिस्टेंस कम होता है या फिर कम लगना शुरू होता है। तो फॉरवर्ड में पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अगर आपको मैं इसको रिवर्स करके कनेक्ट कर दूं तो इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करेगी। समझ लेना मेरी बात को। तो आपसे कह रहा कि पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड में मतलब क्या हुआ? एक तरह से फॉरवर्ड में प्रतिरोध कितना होता है? तो याद रखना बहुत कम होता है। प्रतिरोध जितना ज्यादा कम होगा उतनी ज्यादा करंट फ्लो करके जाती है। तो यहां पर करंट फ्लो करके जाती है फॉरवर्ड में, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस हो गया बहुत ज्यादा कम। तो यहां पर बहुत कम जो है, इस पर टिक लगाओ, यही इसका सही जवाब होगा। तो होप सो मजा आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्वेश्चन नंबर 5वां भी फिनिश। छठे की तरफ को चलते हैं। छठा क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, टनल डायोड है एक। आहा, देखो टनल डायोड तभी बनाया जाता है जब आप बहुत ज्यादा डोपिंग कर देते हैं। क्या? अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड। जब आप डोपिंग बहुत ज्यादा कर देते हो, डोपिंग किसको बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं इंप्यूरिटीज को, जो आप प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर डालते हो। अब प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कौन कौन सी इंप्यूरिटी डाली जाती हैं? तो 3 वैलेंसी वाली भी डाली जाती हैं और 5 वैलेंसी वाली भी डाली जाती हैं। अगर 3 वैलेंसी वाली डालते हो तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। अगर आप 5 वैलेंसी वाली डालते हो तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ध्यान देना, समझ में आ गई? तो प्योर के अंदर आप इंप्यूरिटी डालते ही हो ताकि इसकी चालकता बढ़े। ध्यान देना, चालकता बढ़ाने के लिए। तो आपसे कहा टनल डायोड है एक अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड। तो आप डोपिंग बहुत ज्यादा कर देते हो तो वो एक टनल डायोड बन जाता है। टर्मिनल डायोड इसको कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन आता है कि ई का सिलिकॉन जाना जाता है। ई का सिलिकॉन किसको कहते हैं? देखो क्वेश्चन देखो, आरआरबी ग्रुप डी ने पूछा था 2018 में। तो ई का सिलिकॉन कहा जाता है, इसको आप एका सिलिकॉन भी कहते हो। एका सिलिकॉन, अगर आपने एका सिलिकॉन, अगर आपने मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल देखी हो तो एका सिलिकॉन उसको कहा गया था जर्मेनियम को, क्योंकि स्पेस छोड़ दिया था, सिलिकॉन के नीचे एक स्पेस छोड़ दिया था मेंडलीफ ने, जिसको
कहा गया एका सिलिकॉन, बाद में रिसर्च होने के बाद वहां पर जर्मेनियम को रख दिया गया था। तो ध्यान देना, जर्मेनियम क्या है, एक एका सिलिकॉन, जिसको ईका सिलिकॉन हिंदी में लिखा गया है, तो ये एका सिलिकॉन है। ऐसे याद रखना, अगर आपने मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल पढ़ी हो तो बहुत जगह पर उन्होंने स्पेस छोड़ दिया था ताकि बाद में रिसर्च होकर यहाँ पे एलिमेंटों को रखा जा सके। तो एका सिलिकॉन किसको बोलते हैं, जर्मेनियम को। रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपने कार्बन फैमिली याद कर रही हो तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, यही तो होता है। तो जर्मेनियम की रिसर्च नहीं हुई थी, जब जर्मेनियम की रिसर्च नहीं हुई थी तो यहां पर स्पेस था, उसको कहा गया था एका सिलिकॉन। तो एका सिलिकॉन किसको कहा गया, बाद में जर्मेनियम को यहां पर रख दिया गया, तो जर्मेनियम को एका सिलिकॉन भी कहते हैं, याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां बनता है, जंक्शन में खराबी मतलब ब्रेकडाउन कब आता है। तो ब्रेकडाउन कब आता है जंक्शन में, अगर आपके पास पीएन जंक्शन डायोड है, देखो मैंने आपसे कहा था ना कि आपको रटा दूंगा, बेफिक्र रहो, मैं आपको तगड़ी तरीके से साइंस करा दूंगा। अगर आपके पास एक पीएन जंक्शन डायोड है, ये पी है और ये एन है, तो पीएन जंक्शन डायोड को अगर आपने उल्टा कनेक्ट कर दिया, पी मतलब पॉजिटिव को आपने निगेटिव से कनेक्ट कर दिया और निगेटिव को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ को लग गया। और आपको पता है यहां पर भी एक लेयर आ जाती है जिसको डिप्लीशन लेयर कहते हैं। डिप्लीशन लेयर पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन लेयर का भी इस तरफ को होता है और बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ को, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो जाता है। और चूंकि वोल्टेज ज्यादा लगा हुआ होता है तो यहाँ पर ब्रेक डाउन आ जाता है, मतलब खराबी आ जाती है, जल जाता है, शॉर्ट हो जाता है, इसी को ब्रेक डाउन कहते हैं। तो जंक्शन में खराबी मतलब ब्रेक डाउन कब आता है, तो आप ध्यान रखना, पश्च बायसित के अंतर्गत। पश्च का मतलब होता है उल्टा, जब आपने इसको उल्टा कनेक्ट कर दिया तो मतलब पश्च बायसित कर दिया आपने, तब उस कंडीशन में सर्किट के अंदर ब्रेकडाउन आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। 7वां भी हो गया और इसके बाद 8वां भी हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ को। हमसे कह रहा एक अति चालक दिखाता है, तो अति चालक जितने भी होते हैं वो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। अति चालक, अति चालक बोलते हैं सुपर कंडक्टर को, किसको, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, आपने मैग्नेटिक लेविटेशन का नाम सुना, उसमें होता क्या है, कॉपर को जब इतना ठंडा कर दिया जाता है, इतना ठंडा कर दिया जाता है, बहुत ज्यादा कूल डाउन कर दिया जाता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास नहीं होने देता, साइडों से निकालने या फिर निकालने के लिए अलाउ करता है। तो वहां पर आप देखेंगे कि सुपर कंडक्टर जो है कहीं ना कहीं एक तरह का पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, मैग्नेटिक लेविटेशन हो जाता है। मैग्नेट के ऊपर अगर आप रखोगे बहुत ज्यादा ठंडे कॉपर को, तो वो ऊपर टंगा रहेगा, चिपकेगा नहीं या फिर दूर नहीं भागेगा, टंग जाएगा, तो मैग्नेटिक लेविटेशन हो जाता है। फिलहाल एक अति चालक की बात कर रहे हैं, तो ये पैरामैग्नेटिज्म को शो करवाता है, तो इसका हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, तो आपने 9 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अब ये वाला सेक्शन में कट कर देता हूं क्योंकि ये वाला सेक्शन आपने पूरा कर दिया जैसे कि हम लोग करते आए हैं, तो ये सेक्शन कट क्योंकि ये हो गया पूरा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपने अपने घर के अंदर कोई रिमोट देखा है? अगर आपने रिमोट, टीवी वाला रिमोट देखा होगा तो ऊपर की तरफ आपने एक एलईडी लगी हुई देखी होगी। वास्तव में वो एलईडी रोशनी तो नहीं निकालती, लेकिन एक तरंग निकालती है जिसको बोलते हैं रेडियो तरंग है। कौन सी? रेडियो तरंग है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया, प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसको एलईडी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन, तो डैश 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 छोड़ती है, तो कौन सी तरंगें छोड़ती है? ये रेडियो तरंगें छोड़ती है। रेडियो तरंगों की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है? ट्रायोड का प्रयोग किया जाता है। ट्रायोड, ट्रांजिस्टर की बात चल रही है, तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग कहां किया जाता है? तो आरआरबी इलाहाबाद में यह क्वेश्चन पूछा गया था, असिस्टेंट लोको पायलट 2008 में। तो ट्रायोड का इस्तेमाल एम्पलीफिकेशन में भी किया जाता है। इनपुट जो करंट आती है या फिर इनपुट पर जो भी आप देते हो उसका एम्पलीफिकेशन कर देता है ट्रायोड। और यहां पर ऑसिलेशन के लिए भी, ऑसिलेशन के रूप में भी इस्तेमाल होता है, दोलित्र के रूप में भी इस्तेमाल होता है ट्रांजिस्टर का, और ट्रांसमीटर के रूप में भी होता है। तो इस हिसाब से ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ऑप्शन डी जो है ये सभी वाला ठीक हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का उपयोग सभी में होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
देखो ऐसा आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने हेतु, देखो मैंने आपको बहुत पहला समझाया था, इसी वीडियो के अंदर पहला समझाया था, अगर आपको पी प्रकार का अर्धचालक चाहिए तो आपको प्योर के अंदर, क्या प्योर के अंदर तीन वैलेंसी वाला एलिमेंट ऐड करवाना पड़ेगा। तीन वैलेंसी वाला, अब तीन वैलेंसी वाले कौन कौन से हैं, जैसे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अगर आपने प्योर सेमीकंडक्टर जो कि सिलिकॉन है, अगर उसके अंदर ये ऐड कर दिए तो इसको बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। जो भी आप मिलाओगे, ये प्योर के लिए तो एक तरह की इंप्यूरिटी है, अशुद्धि है। तो जब आप तीन वैलेंसी वाली अशुद्धि मिलाते हो तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण करती है। ठीक है, ध्यान देना। और अगर पांच वैलेंसी वाली अशुद्धि मिलाओगे तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण करेगी। तो यहां पर फिलहाल आपने तीन वैलेंसी वाली डाली है तो ये पी टाइप का निर्माण करेगी। तो हमसे पूछा पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो तीन सह संयोजकता, ओहो, पांच संयोजकता वाले अशुद्ध को मिलाया जाएगा? नहीं भाई, दोनों प्रकार के यौगिक इसमें से ये वाला बी ऑप्शन हो जाएगा। तीन सह संयोजकता वाली अशुद्धता को आपको मिलाना पड़ेगा अगर आपको पी प्रकार का अर्धचालक चाहिए तो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चीजें समझ में आ रही होंगी, स्क्रीनशॉट लो और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोल रहा है कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती हैं। अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी हो तो जर्मेनियम कौन से नंबर पर आता है? देखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। मैं आपको पीरियोडिक टेबल बनाकर दिखा रहा हूं। ऐसे ही कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, ऐसी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, और कुछ भी है? नहीं। हाँ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टेटाइन। ये मैंने आपको थर्ड पीरियड, थर्ड ग्रुप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ठीक है, तो थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है को मैंने बना दिया। तो आप बताओ ये कौन से पीरियड में आते हैं? ये सेकंड पीरियड में आते हैं, ये थर्ड पीरियड में आते हैं, और ये फोर्थ पीरियड में आते हैं, ये 5 में आते हैं और ये 6 में आते हैं। तो जितने पीरियड होते हैं उतनी कक्षाएं भी होती हैं, कक्षाओं को ही आप पीरियड कहते हैं। तो आपसे कह रहा है कि जर्मेनियम, कहां गया? जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन, ये कौन से आवर्त में आ रहे हैं या फिर इनके अंदर कितनी कक्षाएं होती हैं? तो आंसर कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि ये फोर्थ पीरियड में लाई करते हैं। जितना पीरियड उतनी ही कक्षाएं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। देखो मैंने आपको रटाया नहीं है, मैंने आपको लॉजिकली इसको एक्सप्लेन किया, और ये मैं हर क्वेश्चन में कोशिश करता हूं कि आपको लॉजिकली चीजों को एक्सप्लेन करूं ताकि आप यहां आए हो इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर तो आपको कुछ सीखने के लिए मिले बाकियों से हटके। बस यही मेरा मेन मोटिव है। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, और अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। एम्पलीफायर, जिसको प्रवर्धक कहते हैं, का उद्देश्य क्या होता है? देखो एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है इनपुट का। जो भी आप इनपुट पर दोगे एम्पलीफायर को, उसका एम्पलीट्यूड या फिर वैल्यू को बढ़ा देगा। अगर आपके पास कोई एम्पलीफायर है, इनपुट पर अगर आपने ये वोल्टेज दिया तो एम्पलीफायर इस वोल्टेज को कुछ इस तरह से बढ़ा देगा। जो भी आपने इनपुट पर दिया है सिग्नल, उसको उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा देगा। तो आगत मतलब इनपुट संकेतों की शक्ति या धारा या वोल्टेज को बढ़ाना, ये प्रवर्धक का काम है, एम्पलीफायर का काम है। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। और आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 को भी ध्यान से देखो, उतार लेता हूं मैं इसको। बोल रहा है कि जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या में मिलाया जाता है। तो देखो, जर्मेनियम क्रिस्टल है। जर्मेनियम आपको पता है सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों ही अर्धचालक हैं। तो यहां पर जर्मेनियम की बात चल रही है तो जर्मेनियम को ले लो। अब इस जर्मेनियम के अंदर आपसे क्या रखा है कि जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस, तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का मतलब हो गया 5 वैलेंसी वाला, ठीक है, फॉस्फोरस तथा एंटीमनी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी
ठीक है, तो एंटीमनी ये हो गई। तो एंटीमनी भी 5 वैलेंसी वाला है और फास्फोरस भी 5 वैलेंसी वाला। तो जब 5 वैलेंसी वाली इंप्यूरिटी जर्मेनियम के अंदर मिलाई जाएगी तो आपको पता है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण करती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो हमसे पूछ रहा है किस प्रकार का अर्धचालक बनेगा, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण करेगी। क्लियर हो रही है ना मेरी सारी बात? लॉजिकली चीजों को आप एक्सप्लेन करवा रहे हो मुझसे, सीख रहे हो, मजा भी आ रहा होगा यार। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अब आपको फायदा मिलेगा जरूर इस चैनल से, बहुत ज्यादा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे बोल रहा है, कह रहा है कि अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग, इसका मतलब क्या होता है? डोपिंग का मतलब होता है प्योर के अंदर इंप्यूरिटी को मिलाना, अशुद्धता को मिलाना, ये डोपिंग कहते हैं। तो अर्धचालक पदार्थ को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया गलत, अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया नहीं, हमसे कह रहा बाहरी परमाणुओं को बढ़ाने की एक प्रक्रिया, बायसित विभव को बढ़ाने की नहीं, ये भी नहीं होगा। बाहरी परमाणुओं को बढ़ाने की एक प्रक्रिया, अशुद्धता प्रतिशत को बढ़ाने की एक प्रक्रिया, हाँ यही हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो? अशुद्धता को बढ़ा रहे हो, तो ये डोपिंग कहलाई जाती है। डोपिंग समझ में आ गई बात? तो 16वें का हो जाएगा बी। बिल्कुल, बी जो है ना बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो आपने ये सब कर लिए। क्वेश्चन टोटल जो है 22 है, तो जब इतने हो गए तो बाकी भी हो जाएंगे यार, आप लोग करवाओ। इतने हो गए तो बाकी भी कर लेंगे। इसको भी यहां से क्रॉप कर देते हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, डायोड का काम क्या है? पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। इसका काम क्या होता है? एक दिशा में धारा को प्रवाहित करना। देखो डायोड जो होता है जस्ट स्विच का काम करता है। अगर आप उसको बिल्कुल सही सही जोड़ोगे, पी वाले को पॉजिटिव से और एन वाले को निगेटिव से, तो ये फॉरवर्ड बन जाएगा। अगर आपको पी वाले को निगेटिव से जोड़ना है और एन वाले को पॉजिटिव से जोड़ना है तो आप इसको रिवर्स बायस्ड कर दोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में धारा प्रवाहित नहीं होगी। फॉरवर्ड में धारा प्रवाहित होती है, रिवर्स में धारा प्रवाहित नहीं होती। तो ये एक तरह का स्विच का काम करना, ऑन ऑफ का। तो ये वाली बात ध्यान रखना, ये एक दिशा में प्रवाहित होने देता, धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देता है। क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी बैंगलोर में असिस्टेंट ड्राइवर का 2003 में। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ को चलते हैं। क्या बोल रहा है? जब अर्धचालक पदार्थ में दाता प्रकार की अशुद्धि जोड़ी जाती है, दाता मतलब डोनर, दाता मतलब डोनर, तो दाता प्रकार मतलब एक तरह से आप 5 संयोजकता वाला एलिमेंट ऐड कर रहे हो। तो आपसे कह रहा है जब अर्धचालक पदार्थ में दाता प्रकार की अशुद्धि जोड़ी जाती है तब कौन सा बनता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। कौन सा टाइप का बनता है? एन टाइप। तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे और एन टाइप पदार्थ होगा। बात सही है यार? तो एन टाइप होल्स उत्पन्न होंगे नहीं भाई, एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि आप 5 वैलेंसी वाला जब भी कोई एलिमेंट ऐड करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है अपना बॉन्ड कंप्लीट करने से। एक बार फिर भी समझा देता हूं। लेट अस सपोज कि आपने सिलिकॉन के अंदर 5 वैलेंसी वाला एलिमेंट ऐड कर दिया। कौन सी वैलेंसी वाला? 5 वैलेंसी वाला। तो सिलिकॉन यहां भी सिलिकॉन से जुड़ गया, यहां भी सिलिकॉन से, यहां भी सिलिकॉन से, और यहां भी अब आप देख लो सिलिकॉन है। सिलिकॉन नहीं, आपने वो वैलेंसी वाला, जैसे कि आपने नाइट्रोजन फास्फोरस, आपने फास्फोरस ही जोड़ दिया तो फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है? 5 होती है। तो एक बैलेंस से तो बॉन्ड बनाने में लग जाएगी, ये ऊपर बॉन्ड बना लेगी, ये इधर और ये इधर, जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो ये लैटिस के अंदर घूमना शुरू कर देगा। तो आपने जब 5 वैलेंसी वाला कोई भी एलिमेंट मिलाया प्योर के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन अपनी बैलेंसी कंप्लीट करने से रह गया और यही चालकता का काम करेगा, यही करंट को प्रवाहित, मतलब ये खुद चल के जाना शुरू कर देगा। तो यही करंट के प्रवाह का कारण बन जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन बन गया, बच गया, मतलब एक तरह से कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल, इसलिए इसको बोलते हैं निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आप समझ गए होंगे मेरी पूरी बात। तो 18वें का हो जाएगा ए। पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन है ताकि आपको आने वाले और क्वेश्चनों में मदद मिले अगर आपने चीजें सीख रखी हैं तो। क्वेश्चन नंबर 19, डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो डायोड जो है इसको आप रेक्टिफायर, किसको? रेक्टिफायर के रूप में इस्तेमाल करते हो। आपने पढ़ा होगा हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर किसको कहते हैं? जो इनपुट करंट को
करंट को आधा रेक्टिफाई कर देता, आधा शुद्ध कर देता। तो हाफ वेव रेक्टिफायर ये होता है। और फुल वेव रेक्टिफायर का आपने नाम भी सुना होगा। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, सिग्नल को कुछ इस तरह से कर देता। याद है ना आपको, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो कहीं ना कहीं जो डायोड होता है वो रेक्टिफिकेशन का काम करता है, रेक्टिफायर का काम करता है। चलो ये वाला क्वेश्चन भी निबट गया। क्वेश्चन नंबर 20, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः डैश 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 किया जाता है। जर्मेनियम का प्रयोग कहां होता है? देखो कितनी बार पूछा गया, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, 2018, 2016, 2016। तो क्वेश्चन रिपीट मारते हैं, ये आपको यहां से दिख रहा है। तो जेई में तैयारी करो, आप टेक्नीशियन में तैयारी करो, ग्रेड 1 ग्रेड 3 के लिए, सब में क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, रिपीट मारेंगे। तो आपसे कह रहा है जर्मेनियम का प्रयोग। देखो जर्मेनियम कौन सा है, सिलिकॉन जर्मेनियम, ये भी अर्धचालक है, ये भी अर्धचालक है। तो जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है, कहां किया जाता है? अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है जर्मेनियम का। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, क्योंकि जर्मेनियम जो है एक सेमीकंडक्टर है और अर्धचालक वो होते हैं अर्धचालक, देखो जो पूरी तरह से ना तो चालक है और ना अचालक। तो कभी कभी ये चालक की तरह काम करते हैं, तो कभी कभी ये अचालक की तरह भी काम करते हैं, इसलिए इनको अर्धचालक कहा गया। जो ना तो पुरुष है और ना महिला है, बीच के जो होते हैं वो वाला मसला है इसका। ठीक है, तो अर्धचालक समझ गए होंगे आप। तो अर्धचालक हो जाएगा इसका बी वाला ऑप्शन। तो 20 भी खत्म, आगे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन आपसे कह रहा, किसी संधारित्र को वैद्युत परिपथ में किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? देखो संधारित्र जो होता है वो एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर आवेश को संग्रहित कर लेती है, अपने अंदर आवेश चार्ज को स्टोर करने का काम करती है। तो चार्ज स्टोर करने का काम करता है सेमीकंडक्टर, इसलिए आप परिपथ में इसको विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए इस्तेमाल करते हो। तो 21 का हो जाएगा सी, बैटरी होने लगी डाउन। ठीक है, ये भी खत्म। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22वां, बस 22 ये ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 22 जो कि लास्ट है। आपसे कह रहा नीचे दर्शाया गया चित्र किसका प्रतिरूप करता है? देखो यह है एमीटर, यह है बेस और यह है कलेक्टर। जब एमीटर से बेस की तरफ को करंट जाती है तो यह कहलाता पीएनपी। क्या कहलाता? पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ये तो हो जाएगा पीएनपी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि करंट जो है बाहर की तरफ को जाने लगे, तो वो फिर कहलाएगा एनपीएन। पी से हमेशा करंट को बाहर को निकाल के भेजना है, पी से जो है करंट को हमेशा बाहर की तरफ को निकाल के भेजना है। तो एमीटर, कलेक्टर, बेस, ध्यान देना। तो ये एनपीएन है, एनपीएन की पहचान ये है कि बेस से करंट निकल रही होगी, और बेस में करंट अगर आ रही है कुछ इस तरह से, तो ये कहलाएगा पीएनपी। पीएनपी में अंदर की तरफ को करंट आती है, बेस की तरफ को करंट आती है, जबकि एनपीएन में बेस से करंट जाती है। तो ये इसका डिफरेंस था। तो होप सो आपने एंजॉय किया होगा। मैंने सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की ये एपिसोड 3 के अंदर सारे क्वेश्चंस ले आया। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आरआरबी ने कभी ना कभी अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे, और आपका टेक्नीशियन का बचा हुआ है। आपका टेक्नीशियन के साथ आरआरबी लोको पायलट का सेकंड बचा हुआ CBT2, उसमें भी काम आएगा, और ये टेक्नीशियन में भी काम आएगा, और साथ में आरआरबी जेई में भी इसका इस्तेमाल होने वाला है, एनटीपीसी के अंदर भी इसका इस्तेमाल होने वाला। तो सारी वीडियोस देखो, मजा आ जाएगा। सभी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप आरआरबी कंबाइंड की तैयारी कर रहे हो तो सारी वीडियो देख लो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत। आगे बात करते हैं एपिसोड 4 में।